Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma and I welcome you all to the Primary Skills. ये हमारा थर्ड लेक्चर है यूनिट 2 का। इससे पहले हम यूनिट 2 के 2 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने टेक्निकल रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज जो हम लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हम रिज्यूमे सीवी राइटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये लेक्चर रिज्यूमे और सीवी राइटिंग का जो है, ये बेसिकली 2 पार्ट में बना है। तो लेक्चर 3 और लेक्चर 4 यूनिट 2 का जो भी है, पार्ट 3 और पार्ट 4, उसमें आपको रिज्यूमे राइटिंग के बारे में कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी। और इस लेक्चर को अगर आप सही तरीके से देखते हैं तो ना केवल आप रिज्यूमे और सीवी राइटिंग के फंडामेंटल्स को अच्छे से समझ पाएंगे, आप खुद के लिए एक बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया टाइप का रिज्यूमे और सीवी जो है अपने लिए बना सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल रिपोर्ट, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस को हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। ये जो लेक्चर है, यहाँ पे आप सीवी और रिज्यूमे राइटिंग के बारे में डिस्कशन देखेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। रिज्यूमे राइटिंग। तो सबसे पहले रिज्यूमे राइटिंग बेसिकली एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन रिवॉल्व्स अराउंड रिटन कम्युनिकेशन एंड कॉन्वर्सेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड जॉब सीकर्स। देखिए, एक एम्प्लॉयर होता है जो जॉब देता है, एक जॉब सीकर होता है जिसको जॉब चाहिए होती है। उन दोनों के बीच में जनरली जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन कहलाता है। Employment communication is a process that includes writing employment letters, applications and resumes. यहाँ पे आपका employment letter जो भी आप लिखते हैं या कोई application लिख रहे हैं या अपना resume send कर रहे हैं, तो वो सब चीजें जो होती हैं वो आपके employment communication का part होते हैं। एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स 2 साइड्स। एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन के हमेशा 2 साइड्स होंगी। एक एम्प्लॉयर साइड होगी, यानी रिक्रूटर की साइड होगी, जो कि रिक्रूट करना चाहता है। उसका काम क्या होता है? उसका काम जॉब की पोस्टिंग निकालना होता है, शॉर्ट लिस्ट करना होता है रेज्यूमे को, और फाइनली आपके इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करके सिलेक्शन करना होता है। लेकिन एक दूसरी साइड होती है जिसको हम बोलते हैं कैंडिडेट साइड, जो कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट साइड की तरफ आपका राइटिंग कवर लेटर्स आता है, रेज्यूमेज आता है, जॉब एप्लीकेशंस आता है, ईमेल्स आता है और भी बहुत सारी चीजें। तो हमारा ये जो लेक्चर है ये बेसिकली आपका कैंडिडेट साइड के पर्पस से बनाया गया है। ठीक है। रेज्यूमे एंड इट्स पर्पस। सबसे पहले रेज्यूमे का पर्पस क्लियर होना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। रेज्यूमे इज अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड एंड यूज्ड बाय अ पर्सन टू प्रेजेंट हिज बैकग्राउंड, स्किल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। रेज्यूमे एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो व्यक्ति के बैकग्राउंड, स्किल्स और अकॉम्प्लिशमेंट को क्लियरली डिफाइन करता है। रेज्यूमे वर्ड जो है वो फ्रेंच से आया है, जिसका अर्थ होता है समरी। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपके लाइफ की, आपके पास्ट की जो भी समरी है, करियर से रिलेटेड या करियर के रेलेवेंस में जो भी आपकी समरी है, वो समरी आप अपने रिज्यूमे में प्रेजेंट करते हैं। A professional employment seeking document that presents a summary of an individual's education, professional training, experience, skills, abilities, achievements and references। ये थोड़ी सी डिटेल डेफिनेशन है। अगर आप अपने एग्जामिनेशन में डेफिनेशन को आपसे कहीं पे भी ये डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक समरी डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, आपका एजुकेशन होता है, आपका एक्सपीरियंस होता है, स्किल्स, एबिलिटीज, अचीवमेंट, जो भी आपके रेफरेंसेस हो वो आप उसके अंदर इंडिकेट करते हैं। It introduces the individuals to a potential employer। ये बेसिकली आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर यानी जो आपका रिक्रूटर है उसको एक जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट के बारे में सब कुछ बताने का काम करता है, उसको इंट्रोड्यूस करने का काम करता है। तो रेज्यूमे इज बेसिकली द फर्स्ट इंटरेक्शन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट, और यू कैन से अ रिक्रूटर एंड अ कैंडिडेट। A resume is sent to prospective employers when an applicant is seeking job interviews। आप कब भेजते हैं resume? जब आपको job interview में appear होना हो। So the main objective of a resume is winning a job interview by highlighting the applicant's fitness for a particular position। क्लियर सी बात यहाँ पे ये है कि अगर आपका रिज्यूमे फिट नहीं है तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, और शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे तो आप इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो सकते। तो रिज्यूमे का सबसे पहला पर्पस होता है किसी भी तरीके से आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस है उस तक पहुंच जाना। उसके बाद आप इंटरव्यू प्रोसेस को क्लियर करते हैं। तो रिज्यूमे इज बेसिकली द फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड होता है आपके शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस को क्लियर करने के लिए और आपके इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। Resumes are technical as well as marketing documents that present the candidate's past and present performance to the prospective employer so that they can assess his or future potential। और resume के माध्यम से आपका जो potential employer है, ये जो recruiter है, वो basically क्या करता है, वो आपके स्किल्स को एनालाइज करता है कि क्या ये व्यक्ति मेरी कंपनी के लिए परफेक्ट है, या क्या ये व्यक्ति मेरी कंपनी में एडजस्ट कर सकता है, या
क्या ये व्यक्ति मेरी कंपनी में काम करने के लिए किसी भी लायक है या नहीं है। तो आपके रिज्यूमे एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो आप अपने रिक्रूटर को सेंड करते हैं और वहां पे आप उसका अप्रूवल जीतने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो आपको पर्सनली मिलने के लिए या इंटरव्यू के लिए बुला ले और आप फर्दर प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशंस आपको जितनी भी दी गई हैं ये रिज्यूमे की अंडरस्टैंडिंग के लिए दी गई हैं कि आपको पता होना चाहिए कि रिज्यूमे का बेसिक पर्पस क्या है। Now coming to the importance of an effective resume, अगर देखा जाए तो रिज्यूमे का इफेक्टिव होना क्या जरूरी है। अगर आप एक सिंपल पेपर पे अपना नाम, एड्रेस, अपनी क्वालिफिकेशन ये सब कुछ लिख के भेज दें वो भी रिज्यूमे है, तो फिर उसको इफेक्टिव बनाने की क्या जरूरत है। तो आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। An applicant may be the most qualified and experienced candidate for the job, but if he or she is not able to communicate effectively, she will not get the job. इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी क्वालिफिकेशन बताने के लिए आपको रिक्रूटर के सामने अवेलेबल होना जरूरी है, लेकिन वो आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस को क्रॉस करें। और शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस को क्रॉस करने के लिए आपका केवल रिज्यूमे ही एम्प्लॉयर के पास होता है। तो रिज्यूमे एकमात्र पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है या फिर एकमात्र आपका मौका होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है जिससे आप अपने शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस को क्रॉस कर सकते हैं। तो रिज्यूमे को इफेक्टिव बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। A well-written, persuasive resume tailored to a specific job position immediately grabs the attention of an employer. It should therefore be made as persuasive as possible. Persuasive का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करना या किसी व्यक्ति को वो सारी चीजें बताना जो उसको रिक्वायर्ड है। अब देखिए, मान लीजिए मैंने एक जॉब की पोस्टिंग निकाली, उस जॉब के लिए मुझे एक मार्केटिंग का व्यक्ति चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है जो रिज्यूमे मेरे पास आएंगे, आई विल सिंपली सर्च अबाउट ओनली द मार्केटिंग कीवर्ड, राइट। तो जो भी मार्केटिंग कीवर्ड या जो भी क्वालिटीज मुझे रिक्वायर्ड है, अगर वो क्वालिटीज मेरे किसी भी रिज्यूमे में मुझे मिल जाती हैं, देन इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी और इट वुड बी वेरी इजी फॉर मी टू शॉर्टलिस्ट दैट कैंडिडेट। तो एक बात यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट, जो कि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, रिज्यूमे कभी भी यूनिवर्सल नहीं होता। ये बहुत सारे लोगों को एक मिसकंसेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज एक रिज्यूमे बना दिया, लोग सोचते हैं एक बार रिज्यूमे बना दिया तो बस जिंदगी भर के लिए काम हो गया। ऐसा नहीं होता है। हमेशा याद रखिए, रिज्यूमे को आपको हमेशा कस्टमाइज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट। अगर आज ही आप एक दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आज ही अपने रिज्यूमे को कस्टमाइज करना पड़ेगा। अगर आप आज 5 जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 5 जॉब्स के लिए आपको अपने रिज्यूमे को कस्टमाइज करना पड़ेगा अगर आप उसको इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट अभी यहाँ पे आप ये बात समझ लीजिए कि रिज्यूमे एक यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट नहीं है कि एक बार बना दिया तो वो जिंदगी भर वही काम करेगा। ठीक है, तो उसको परसुएसिव बनाने के लिए, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसको कस्टमाइज करते हैं। An effective resume will put the candidate into the shortlist. अगर आपका रिज्यूमे इफेक्टिव है तो आपको शॉर्टलिस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। Resume, CV and biodata. Now there is a general confusion between these three terms. Although these three terms are used synonymously, but there is a huge difference between them. Resume, CV और biodata में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिज्यूमे के बारे में। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, रिज्यूमे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है समरी। सो इट इज यूजुअली 1 पेज लॉन्ग बट मे एक्सटेंड अप टू 2 पेजेस। जो आपका रिज्यूमे है वो मैक्सिमम 2 पेजेस का हो सकता है। वैसे जनरली देखा जाए तो बेस्ट होता है 1 पेज, लेकिन अगर आप ज्यादा उसमें आपकी इंफॉर्मेशन है और 1 पेज में आप फिट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको 2 पेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं। It includes the gist of an individual's education, past employment and skills for the new position. आपका क्या पास्ट रहा है एम्प्लॉयमेंट का, आपकी एजुकेशन क्या है और नई पोजीशन के लिए, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपके स्किल्स क्या हैं, वो आप उसके अंदर डालते हैं। Biodata is a shortened form of biographical data and now has become obsolete. In the format, the emphasis is on personal details such as date of birth, nationality, marital status, gender and address. बायोडेटा बहुत पहले यूज हुआ करते थे। आजकल बायोडेटा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी जॉब में। जनरली आजकल जो बायोडेटा यूज होते हैं वो आपके मैरिज प्रपोजल्स के लिए यूज होते हैं। आपने देखा होगा जब कभी भी आप कोई मैरिज प्रपोजल किसी के लिए लेके जाते हैं, they generally ask for the biodata because it consists of some personal information. Now when you talk about personal information, it may be your personal detail, for example your date of birth, your city, your gender, your nationality, your marital status, gender, address, all these personal details will be required. लेकिन जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं इन डिटेल्स की आपको कोई रिक्वायरमेंट जनरली नहीं होती because jobs are all about skills. And next comes the curriculum vitae or CV. The curriculum vitae contains all the elements of a resume, but it is more detailed in terms of academic credentials.
यहाँ पे ये बात समझनी बहुत जरूरी है, करिकुलम विटे एक रिज्यूमे ही होता है, बट ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड होता है। अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा रिसर्च की है या फिर उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 20 से 25 साल का डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, देन उसको उस सारे रेफरेंसेस को दिखाने के लिए, सारे एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड को दिखाने के लिए उसको काफी लंबा एक रिज्यूमे का डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ सकता है। तो वहां पे जो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रिलेवेंट है उस फील्ड में, रिसर्च वाले फील्ड में, ऐसे फील्ड में आपको सीवी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर आपको जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको रिज्यूमे की जरूरत है, आपको सीवी की जरूरत नहीं है। A CV contains a detailed account of all the papers published, papers presented at the conferences, and a research project carried out. On the other hand, a resume may just mention number of conferences attended, number of papers published, a brief summary of the project carried out. यानी resume में basically आप केवल उनके numbers लिख सकते हैं, उनके नाम लिख सकते हैं, लेकिन CV में आप अपनी full detail publish करते हैं, full detail reveal करते हैं. So CV is a bigger document which is generally utilized only for those people who belong to some research background, who belong to some scientific organization जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, पेपर पब्लिश हुए हैं, जर्नल पब्लिश हुए हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मली किसी भी छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने कम एक्सपीरियंस है आपको और आप एक नई जॉब शुरू कर रहे हैं, देन योर रेज्यूमे इज मोर देन इनफ फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो आई होप रेज्यूमे, सीवी और बायोडेटा में बिल्कुल आपको डिफरेंस क्लियर होगा। बायोडेटा तो कभी यूज ही नहीं करते हम प्रोफेशनल सेटिंग में। रेज्यूमे और सीवी में डिफरेंस होता है कि रेज्यूमे थोड़ा सा छोटा होता है, मैक्सिमम 2 पेज, सीवी कैन एक्सटेंड अप टू 12 पेजेस आल्सो, इट डिपेंड्स। Resume general characteristics. Now, what are the general characteristics of resume? A resume, like every important business document, should be impeccable. Impeccable कहते हैं जिसके अंदर कोई गलती नहीं होती। आपके resume में कोई भी गलती करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। Because when you are sending an application for a job, and if you are committing some grammatical mistake or some spelling mistake, it can actually be very fatal. It can actually make a very bad impact of yours on your employer or your prospective employer. तो कभी भी गलती आप इस तरह की नहीं कर सकते जो कि आपकी लापरवाही को दर्शाते हो या फिर आपकी इररिस्पांसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हो। Any mistakes or sloppiness could raise doubts in the employer's mind regarding the person's capability. आपकी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं कि जब आप रिज्यूमे को लेके ही सीरियस नहीं है, then how exactly you can be serious about your job? It is well organized so that vital information is readily accessible. एक रिज्यूमे पूरी तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज होना चाहिए जिससे कि जो वाइटल या फिर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो की इंफॉर्मेशन है, वो आसानी से एक्सेस की जा सके। उसके लिए ऐसा नहीं है कि पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ रहा है। A resume should reflect the professional image that we want to create. It should be, एक resume प्रोफेशनल इमेज क्रिएट करने वाला होना चाहिए। इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? नीट एंड एरर फ्री विद नो वाइट आउट्स और हैंड करेक्शंस। बिल्कुल नीट होना चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी हैंड करेक्शन नहीं होना चाहिए। लेजिबल एंड वेल स्पेस्ड, लिखा हुआ जो है, लिखावट जो है उसके अंदर, यानी जो भी आपने फॉन्ट यूज किया है वो लेजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत कर्सिव टाइप का आप उसके अंदर फॉन्ट यूज कर रहे हैं, बहुत डिजाइनर टाइप का फॉन्ट यूज कर रहे हैं, और वो उसमें स्पेस जो है वो वेल मेंटेन होना चाहिए। प्रिंटेड ऑन गुड क्वालिटी पेपर, ऐसा नहीं है कि आप एक रफ पेपर पे प्रिंट करके चले गए या फिर रद्दी में कहीं पे पेपर पड़ा हुआ था, आपने उसको निकाला और उसके पेपर जो है उसके ऊपर आप प्रिंट करके और लेके चले गए। नहीं, एक गुड क्वालिटी का बिल्कुल क्लीन और नीट पेपर होना चाहिए, A4 साइज का। रिप्रोड्यूस्ड क्लियरली ऑन हाई क्वालिटी प्रिंटर और कॉपी मशीन। ऐसा नहीं है कि आपने एक रिज्यूमे उसकी 10-15 कॉपी करा ली और कॉपी की भी कॉपी करा ली। जब आप एक कॉपी की जेरोक्स कॉपी कराते हैं तो आपको पता है उसके ऊपर बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। तो ऐसे रिज्यूमे को भी बहुत इफेक्टिव नहीं माना जाता। जो दिखने में ही इफेक्टिव नहीं होगा वो इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। The ideal length of resume is around 1 page and it should never exceed 2 pages. Ideal length 1 page होती है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और 2 पेज से ज्यादा कभी एक्सीड नहीं करना चाहिए। A long resume may even prompt your disqualification early in the selection process. अगर आपका रिज्यूमे बहुत ज्यादा बड़ा है, then recruiter may actually want to avoid reading it. ऐसा हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति उसको पढ़ना ही पसंद ना करे कि अरे इतना बड़ा रिज्यूमे कौन पढ़ेगा, बहुत सारे हैं छोटे छोटे, पहले उनको पढ़ लेते हैं। So don't try to become over smart by giving so many details and making it so long. It is useless. Okay, resume can be extended only up to 2 pages. Next, resume design and structure.
While resumes can be organized in more than one way, they will always contain the same basic information. देखिए कई तरह के रिज्यूमे के डिजाइन और स्ट्रक्चर हो सकते हैं, हम बहुत डिटेल में इनको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, लेकिन सब में बेसिक इन्फॉर्मेशन का जो एक कंटेनमेंट होता है वो बेसिकली सेम ही होता है. किस तरह से इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है उसमें आपका डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जनरली सेम ही होती है. क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? नंबर 1, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप उसके अंदर डालते हैं. यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आपको बहुत कम पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है. बायोडेटा की तरह बहुत डिटेल पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती. पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होता है? योर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड वेबसाइट अंडर दिस हेडिंग. आप जो आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप मतलब डालते हैं. नंबर 2, आप पर्सनल ईमेल एड्रेस एंड होम और सेल फोन इज प्रेफरेबल. हमेशा आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए, पर्सनल फोन होना चाहिए. एंड इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जनरली हम लोग जब ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो हम लोग बड़ी इंप्रेसिव सी ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल funkyboy@gmail.com एंड hotshot@gmail.com, biggun@gmail.com या फिर volcano2000@hotmail.com. But always try to understand when you are sending these type of email IDs to your recruiter, it actually show a little bit irresponsible behavior or it actually show a little bit irresponsibility towards your profession. Always try to make an email ID which is professional. ठीक है, चाहे आप उसको जैसे फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज अंकित, तो आई कैन मेक अंकित शर्मा एंड देन डेट ऑफ बर्थ @gmail.com या फिर सिंपल अंकित शर्मा @gmail.com. कभी कभी आपको यूजर नेम नहीं मिलते हैं तो आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बट ऑलवेज ट्राई टू कीप इट प्रोफेशनल. ठीक है, Volcano or Big Gun or these type of like frivolous names actually make a bad impression, right? So don't try to put the email IDs like that. नंबर 2, करियर एंड प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव. आपका जो करियर और प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको आप इसमें रिप्रेजेंट करते हैं. मेक इट इफेक्टिव बाय बीइंग एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल अबाउट द रिक्वायरमेंट और एस्पिरेशन. आपकी जो रिक्वायरमेंट है और आपका जो एस्पिरेशन है उसको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आप डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं. To secure employment with a reputable organization, to fully utilize my training and interpersonal skills, to help contribute to the profit of the company and expand my knowledge. This is one of the career objective. ये आपका objective हो सकता है, या फिर आपका objective क्या हो सकता है? To make use of my interpersonal skills to achieve goals of the company that focuses on customer satisfaction and customer experience. It depends. जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव आपका डिफरेंट हो सकता है, आपका प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर एजुकेशन एंड एकेडमिक प्रिपरेशन. बिगिन विद द मोस्ट रिसेंट एजुकेशन एंड वर्क बैकवर्ड. सबसे पहले आपकी जो सबसे रिसेंट एजुकेशन है उससे आप शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे पीछे की तरफ. फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन किया है तो सबसे पहले ग्रेजुएशन को मेंशन कीजिए, देन योर 12th क्लास, देन योर 10th क्लास. इन द सेम वे यू जस्ट गो इन अ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. कंसीडर लिस्टिंग नोटेबल कोर्सेज टेकन. जो भी आपने नोटेबल कोर्सेज वहां पे लिए हैं, जो भी आपके रेलेवेंट है, आप उनको वहां पे दिखा सकते हैं. Received awards and all other achievements can be listed in a separate section entitled awards and honors. जो भी आपके awards और honors हैं उनको भी आप एक different section के अंदर दिखा सकते हैं education और academic preparations में. Then consider work experience or professional skills. List job in chronological order with the present और last one first. जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, सबसे लेटेस्ट वाली जो आपने जॉब की है उसको सबसे ऊपर डालिए, उसके बाद उससे पहले वाली जॉब, उसके बाद उससे पहले वाली जॉब, एंड इन द सेम वे सो ऑन. इंक्लूड एनी पार्ट टाइम और समर इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट डन इवन इफ अनरिलेटेड टू द करियर ऑब्जेक्टिव. अगर आपने कोई भी समर इंटर्नशिप की है, कोई भी आपने प्रोजेक्ट किया है, तो आप उसको अपने रिज्यूमे में शो कर सकते हैं, चाहे वो आपके करियर ऑब्जेक्टिव से मैच करता हो या ना करता हो. क्योंकि आप जब ये समर इंटर्नशिप करते हैं ये बेसिकली आपकी एबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि यू कैन डू द जॉब और यू कैन एक्चुअली गेट होल्ड ऑफ अ जॉब. और which is also an important qualification. एक एम्प्लॉयर हमेशा चाहता है कि मेरा जो यहाँ पे जॉब जो व्यक्ति करता है वो स्टेबल हो, तो स्टेबिलिटी आपकी इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के माध्यम से शो होती है. Also show completed assignments, the job title and designation, the duration of work and also a brief summary of the work. जो भी आपने वहां पे काम किया है इंटर्नशिप में या आपने जो भी वर्क आप जॉब में किया करते थे उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, आपने कौन कौन से असाइनमेंट्स वहां पे कंप्लीट किए हैं और क्या आपका वहां पे अचीवमेंट रहा. ठीक है. Then comes your activities, achievement, special interest, aptitude and membership. It include
professional courses undertaken, community services, volunteer activities, languages known, knowledge of handling special equipment, relevant hobbies and so on. आपके अंदर जो भी relevant skills हों, जो भी आपने relevant courses करे हों, या फिर आप कोई community service या NGO आपने ज्वाइन कर रखा हो, आपको कुछ अलग लैंग्वेजेस अगर आती हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू नो जर्मन, फ्रेंच और एनी अदर लैंग्वेज, एनी अदर फॉरेन लैंग्वेज, और आपको अगर किसी स्पेशल इक्विपमेंट को हैंडल करना आता हो, फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए ट्रक चलाना आता है या फिर आपको गाड़ी चलानी आती है, देन यू कैन मेंशन इफ इट इज रेलेवेंट, राइट? दैट्स व्हाई आई सेड इट डिपेंड्स अपॉन द जॉब प्रोफाइल. आपके जॉब में अगर कार को ड्राइव करने की रिक्वायरमेंट है, इन दैट सिचुएशन आपको ये मेंशन करना चाहिए दैट आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार. ठीक है? It includes only the information that the employer will find useful. ऐसी इंफॉर्मेशन डालिए जिसका एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयर है आपका, जो उसको यूजफुल लगे. ठीक है? अगर आप बाइक चलाना जानते हैं, एवरीबडी नोज अबाउट इट, डोंट नीड, देयर इज नो नीड टू मेंशन इट, राइट? सो ऐसी इंफॉर्मेशन को आपको वहां पे मेंशन करना है जो आपकी रिक्वायर्ड हो. नेक्स्ट सेक्शन इज रेफरेंसेस. दिस सेक्शन शुड ऑलवेज बी द लास्ट वन इन द रेज्यूमे. सबसे पहली बात तो रेफरेंसेस होते क्या है? आप किसी कंपनी में कभी कभी किसी के रेफरेंस से जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं एक कंपनी में पहले से वर्क करता हूं और मेरा एक फ्रेंड जो है वो किसी दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी में है और मैंने आपको वहां पे भेज दिया, तो आप मेरा रेफरेंस वहां पे दे सकते हैं. बट इट शुड ऑलवेज बी प्रोवाइडेड ओनली अपॉन रिक्वेस्ट, राइट? सो आप जनरली वहां पे लिख सकते हैं, इफ देयर इज अ रेफरेंस यू कैन सिंपली राइट डाउन रेफरेंसेस अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, राइट? तो अगर किसी आपसे कोई पूछता है कि आपका रेफरेंस कौन है, तो आप उस रेफरेंस को रिवील कर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो रिक्वायरमेंट. व्हाई आई एम सेइंग सो? बिकॉज कुछ कंडीशंस में रेफरेंसेस को नेगेटिव तरीके से लिया जाता है. ठीक है? रेफरेंसेस आर कंसिडर्ड पॉजिटिव आल्सो एंड नेगेटिव आल्सो. इट डिपेंड्स अपॉन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर. सो हमें इस चीज से बचना चाहिए. अगर रेफरेंसेस हैं सो यू कैन सिंपली से रेफरेंसेस अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, और अगर नहीं है देन यू कैन सिंपली लीव द ब्लैंक. ओके? If, however, the references are impressive enough to merit listing, follow these basic guidelines. अगर आपके रेफरेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं या फिर बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, फॉर एग्जांपल आप कंपनी के सीईओ को जानते हैं, तो उस सिचुएशन में आप 2-3 गाइडलाइंस यहाँ पे मैं दे रहा हूं, उनके बारे में आप उनको फॉलो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 3 या 4 से ज्यादा रेफरेंसेस कभी भी मेंशन मत कीजिए. नंबर 2, अगर आप रेफरेंस देना चाहते हैं तो जिस व्यक्ति का आप रेफरेंस दे रहे हैं उसकी परमिशन आपके पास जरूर होनी चाहिए. उसकी परमिशन के बिना आप रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं दीजिए. ठीक है? दिस इज एन एटिकेट. टाइप्स एंड स्टाइल्स ऑफ रेज्यूमे. देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रेज्यूमे. ट्रेडिशनल रेज्यूमे हो सकते हैं आपके, नॉन ट्रेडिशनल रेज्यूमे हो सकते हैं. ट्रेडिशनल रेज्यूमे हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं: रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या फिर फंक्शनल रेज्यूमे एंड हाइब्रिड रेज्यूमे. और नॉन ट्रेडिशनल आपके 4 अलग अलग तरह के हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल लिंक्डइन रेज्यूमे, इन्फोग्राफिक्स रेज्यूमे, पोर्टफोलियो रेज्यूमे एंड वीडियो रेज्यूमे. हम इन सब के बारे में एक एक करके धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल रेज्यूमे फॉर्मेट्स के बारे में बात करते हैं: क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल एंड कंबाइंड. देखने में आपको जब रेज्यूमे बनके तैयार हो जाएंगे तो आपके रेज्यूमे बेसिकली इस तरह के लेआउट में आपको दिखाई देंगे. अभी शायद ये आप ना समझ पाए इसका मतलब क्या है, बट जैसे जैसे हम कंप्लीट करेंगे आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे. सो टाइप्स एंड स्टाइल्स रेज्यूमे में सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल रेज्यूमे. ट्रेडिशनल रेज्यूमे में हम फर्स्ट जो टाइप का ट्रेडिशनल रिज्यूमे जिसको हम बोलते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. देखिए, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द टाइम. तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या हो गया कि जैसे जो सबसे रिसेंट है वो सबसे पहले रखा जाएगा, जो उससे पहले वाला है वो उसके बाद में रखा जाएगा, जो उससे पहले वाला है उसके बाद में. फॉर एग्जांपल 2021 का एक्सपीरियंस सबसे टॉप पे रखिए, 2020 का उसके बाद, 2019 का उसके बाद, 2018 का उसके बाद. दिस इज कॉल्ड योर रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो जब आप अपने एक्सपीरियंसेस को अपने रिज्यूमे में रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह का जो रिज्यूमे होता है वो बेसिकली आपका रिवर्स क्रोनोलॉजिकल या फिर आरसी रिज्यूमे कहलाता है. सो a reverse chronological resume lists your work experiences and achievements starting from the current or most recent one and following up with previous jobs below. ठीक है? जो हमने डिस्कस किया वही यहाँ पे लिखा हुआ है. For this exact reason, the reverse chronological resume is the perfect choice for job seekers who have plenty of experience and achievements to list in their resume. देखिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, साल दर साल आपने लगातार अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, तो आप उसको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आसानी से लगा सकते हैं. लेकिन अगर आप एक रिसेंट ग्रेजुएट हैं, आपने अभी ग्रेजुएशन किया है, आपके पास कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके लिए रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बनाना, क्योंकि आप इसमें जब एक्सपीरियंस ही नहीं है तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या लगाएंगे.
ठीक है। तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे जो होता है वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जिनके पास वाइड एक्सपीरियंस होता है, काफी लंबा एक्सपीरियंस होता है। ये आपको दो मॉडल मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, रिज्यूमे के दो टेम्पलेट्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। आप वीडियो को पॉज करके जरा इनको ध्यान से एक बार देखिए, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूँ। सबसे टॉप पे आपका नाम और आपका जो प्रोफाइल है वो लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप ध्यान से देखें, इस वाले जो आपका ब्लू ग्रीन कलर का जो रेज्यूमे है, इसमें अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, वर्क एक्सपीरियंस के अंडर में आपकी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, फ्रीलांस ऑर्गेनिक मीडिया, ये आपका अगस्त 2018 से प्रेजेंट तक व्यक्ति का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे है। ग्राफिक डिजाइनर, बीडाकू मार्केटिंग एंड मीडिया, ये आपका मार्च 2015 से जुलाई 2018 तक का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपने देखा कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने लिखा हुआ है। देन उसके बाद ग्राफिक डिजाइनर, ब्लू लेंस मीडिया कॉर्पोरेशन, मई 2013 से फरवरी 2015 तक का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे। तो ये कहलाता है आपका रिवर्स क्रोनोलॉजिकल। इसी तरीके से रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को आप दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे जो आपका रिज्यूमे दिया हुआ है, जेन रो, इसमें भी आप देखेंगे वर्क एक्सपीरियंस में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर 9/2014 से 6/2017 तक, बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टेंट एयर स्टेट सॉल्यूशंस में 8/2012 से 9/2014 तक। तो ये आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के या फिर रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के रिज्यूमे के आपके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आप इनको ध्यान से देख सकते हैं। ये जो सैंपल्स हैं, ये सैंपल्स मैंने नोवा रिज्यूमे की वेबसाइट से लिए हुए हैं। तो आप अगर इन सैंपल्स को या फिर इन टेम्पलेट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, फिर अपना रिज्यूमे वहां पे क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहां पे भी आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जांपल्स आपके रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के, इनको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। इनमें भी आपका इसी तरीके से आपका क्रोनोलॉजी जो है वो दी गई है। ठीक है, तो ये सैंपल्स मैंने आपको बेसिकली आइडिया के लिए दिए हैं कि अगर आप फ्यूचर में आप अपना रिज्यूमे क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इन टेम्पलेट से अपने जो रिज्यूमे है वो आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे में आपकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, रिज्यूमे समरी और ऑब्जेक्टिव होता है। आप ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, फिर आपके रिज्यूमे की समरी है, जो भी आपके नाम के नीचे जो आपकी समरी लिखी हुई है वो रिज्यूमे समरी कहलाती है। एंड देन कम्स योर प्रोफेशनल टाइटल। आपका प्रोफेशनल टाइटल क्या है? फॉर एग्जांपल, जेन डो इज डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, डिजायरी गैरिसन इज कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट इज द टाइटल। देन वर्क एक्सपीरियंस होता है आपका, आप वर्क एक्सपीरियंस को इसके अंदर एंटाइटल करते हैं। देन स्किल सेक्शन होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका टेक्निकल और आईटी स्किल्स आपके फर्स्ट वाले रिज्यूमे में दिए गए हैं। और आपका जो है यहाँ पे जो स्किल्स हैं राइट साइड वाले रिज्यूमे में, जेन डो वाला जो रिज्यूमे है, इसमें आपका एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, ग्रीन कलर से जो आपकी बार्स बनी हुई हैं, ये आपके स्किल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप स्किल्स रिप्रेजेंट करते हैं। आई एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग कि किस तरीके से आप स्किल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। देन यू रिप्रेजेंट योर एजुकेशन, आप उसमें एजुकेशन अपना डालते हैं। एंड देन यू पुट योर ऑप्शनल सेक्शंस। ऑप्शनल सेक्शंस में आपके वॉलंटियर, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, हॉबी, ये सब कुछ आते हैं, जो कि आपका काफी हद तक आपके जो रिज्यूमे है उसको थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाते हैं। नाउ कमिंग टू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे। तो प्रोज आर रिक्रूटर्स एंड एचआर मैनेजर्स प्रेफर दिस फॉर्मेट। जो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है जनरली प्रेफरेबल होता है आपके, क्योंकि जो भी आपका रिक्रूटर है उसको एक्सपीरियंस से सबसे ज्यादा आपका फर्क पड़ता है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है, आप जो है मतलब जो रिक्रूटर है वो आपको बहुत आसानी से आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर सकता है, तो उनको पढ़ने में इसको आसानी होती है। तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे इज ऑलवेज प्रेफर्ड बाय द एचआर मैनेजर्स। इट इज वेरी इजी टू स्किम। स्किम का मतलब क्या होता है? स्किम इज रीडिंग टेक्निक, जहां पे आप आसानी से बहुत ज्यादा टेक्स्ट मटेरियल जो होता है उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप पिकअप कर लेते हैं। एंड देन इट प्रोवाइड्स एन इजी टू रीड क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस। आसानी से पढ़ा जा सकता है, वर्क एक्सपीरियंस जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस होता है वो आसानी से पिक आउट किया जा सकता है। द मोस्ट पॉपुलर रेज्यूमे फॉर्मेट इन 2021, अगर आज के साल में, इस ईयर में देखा जाए या आज की जनरेशन में देखा जाए, तो दिस टाइप ऑफ रेज्यूमे इज वेरी पॉपुलर। इसके कॉन्स क्या हैं या फिर इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? हार्ड टू फिल इन फॉर द रिसेंट ग्रेजुएट विद नो वर्किंग एक्सपीरियंस। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है तो उस सिचुएशन में आप इस तरह के रिज्यूमे को बनाने में आपको थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं। मेक्स करियर गैप्स ऑब्वियस। इफ यू आर अ करियर चेंजर यू माइट वांट टू ट्राई वन ऑफ द अदर फॉर्मेट्स। अगर आपके करियर में बीच में कोई गैप आया है तो आप क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे में वो गैप आपका पकड़ा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, क्रोनोलॉजिकल में आपको डेट टू डेट मैच करना पड़ेगा। अगर आपने 2018 से
से 2019 के बीच में कोई गैप लिया है तो दैट विल बी क्लियरली एविडेंट इन योर क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे, और वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। तो अगर आपने कोई गैप लिया है तो यू शुड ट्राई सम अदर टाइप ऑफ रिज्यूमे, ठीक है। So this is also another example of the reverse chronological resume. Coming to the second type of resume, which is the functional resume. Functional resume, जिसको हम skill based resume format भी बोलते हैं। Functional resume features the skills that the candidate has got, organizer, researcher, manager, etc. देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके वर्क एक्सपीरियंस की क्रोनोलॉजी पे इंपॉर्टेंस होता है या वहां पे फोकस होता है, लेकिन फंक्शनल रिज्यूमे में आपका जो स्किल्स होते हैं, जो कैंडिडेट के स्किल्स होते हैं, उनके ऊपर मेजर एम्फेसिस होता है। The resume emphasizes individual fields of competence and is used by applicants who are just entering the job market, who want to redirect their career or who have little continuous career related experience. अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप नए नए जॉब मार्केट में उतर रहे हैं, या फिर आप अपना फील्ड ही चेंज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप अपना फंक्शनल रेज्यूमे बना सकते हैं। तो हमारे हिसाब से देखा जाए तो बिकॉज वी ऑल बिलोंग टू, ऑल स्टूडेंट्स आर फ्रॉम लाइक बीटेक, सो और सम रिलेटेड फील्ड, तो इस सिचुएशन में क्या है कि आपके लिए फंक्शनल रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। Coming to the functional resume, what to include in a functional resume? Resume में functional resume आप क्या include करते हैं? Number 1, contact information, resume summary और objective, professional title, and number 4, skill summary. ये जो skill summary होती है, ये main difference होता है आपके functional resume में और आपके जो आपका chronological या फिर reverse chronological order था, ठीक है। इन दोनों में ये major difference होता है आपका skill summary का। And then comes your additional skills, education and work experience. तो फंक्शनल रिज्यूमे के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं? फंक्शनल रिज्यूमे का प्रोज होते हैं गुड टू हाईलाइट स्पेसिफिक स्किल्स। अगर आपके अंदर कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हैं तो आप उनको फंक्शनल रिज्यूमे से हाईलाइट कर सकते हैं। यूजफुल फॉर स्विचिंग करियर्स सिंस यू कैन एक्सप्लेन हाउ योर स्किल हेल्प इन अ न्यू जॉब। आप अपने स्किल के माध्यम से ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नई जॉब में मेरे स्किल्स कैसे फिट होते हैं। तो आप एक अगर करियर चेंज कर रहे हैं, आप आईटी फील्ड से मैकेनिकल फील्ड में या मैकेनिकल से आईटी फील्ड में जा रहे हैं या ऑटोमोटिव सेक्टर में जा रहे हैं, तो वहां पे आप फंक्शनल रिज्यूमे ट्राई कर सकते हैं। Also useful if you are a recent graduate with practical skills but not much work skills. अगर आप एक recent graduate हैं जिनको practical skills की तो जानकारी है लेकिन आपका work experience नहीं है, तो भी आप functional resume ट्राई कर सकते हैं। इसके मेन ड्रॉबैक क्या है? The functional resume format is not very popular and most recruiters and hiring managers aren't familiar with it. फंक्शनल रिज्यूमे को काफी सारे हायरिंग मैनेजर्स जो होते हैं दे डोंट रिकॉग्नाइज, बट अगर आप फ्रेशर हैं दे विल डेफिनेटली रिकॉग्नाइज। बट अगर आपको अच्छे खासा एक्सपीरियंस है, उस सिचुएशन में भी आप फंक्शनल रिज्यूमे बना रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। Applicant tracking system ATS have difficulties reading functional resume. ATS ऐसे सिस्टम होते हैं आजकल, एक एक कंपनी में एक एक जॉब के लिए हजारों आपके रिज्यूमेज आते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्सनली बैठ के उन रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करेगा, तो जनरली क्या होता है कि उन सारे रिज्यूमेज की सॉफ्ट कॉपीज को आप एटीएस के थ्रू पास कराते हैं। एटीएस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम बोलते हैं, और कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स के बेसिस पे, स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो आपके रिज्यूमेज को शॉर्टलिस्ट करता है। तो अगर आपके रिज्यूमेज में वो इन्फॉर्मेशन एटीएस को मिल जाती है तो वो रिज्यूमेज को इन करता है, अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो वो आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सपीरियंस सेक्टर के अंदर आपको 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है और आपने प्रोग्रामिंग की हुई है कि एटीएस में 5 साल से कम का एक्सपीरियंस वाला कोई रिज्यूमे नहीं आना चाहिए, तो 5 साल से कम के जितने भी 5 साल से कम एक्सपीरियंस के जितने भी रिज्यूमे होंगे एटीएस उनको डिस्कार्ड कर देगा और 5 साल से ज्यादा वाले जो रिज्यूमे होंगे उनको इन कर देगा। ठीक है, तो फंक्शनल रिज्यूमे के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि फंक्शनल रिज्यूमेज को जनरली एटीएस सिस्टम्स जो होते हैं या फिर एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो आपको प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पाते, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस डंप का सेक्शन वहां पे नहीं मिलता जनरली। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो फ्रेशर्स वाले रिज्यूमेज होते हैं, एवरीबडी नो कि वो फंक्शनल रिज्यूमे ही होते हैं, तो दे कांट बी एक्चुअली डिस्कार्डेड ऑन बिहाफ ऑफ दिस। ओके, ये आपको फंक्शनल रिज्यूमे के 2 सैंपल्स दिए गए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि इन दोनों रिज्यूमेज में बेसिकली आपकी जो स्ट्रेंथ है या फिर जो आपके स्किल्स हैं उनको आपका फोकस में रखा गया है। यहाँ पे स्किल जो आपके एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे फोकस में नहीं रखा गया। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप इस रिज्यूमे से बहुत आसानी से एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फंक्शनल रिज्यूमे के एग्जांपल्स है। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से इनको अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या आपका स्ट्रक्चर है।
देन कमिंग टू योर हाइब्रिड और कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिज्यूमे। हाइब्रिड और कॉम्बिनेशन टाइप जैसे कि नाम से क्लियर है, यहाँ पे आपके फंक्शनल और रिवर्स क्रोनोलॉजिकल दोनों का एक मिक्सचर क्रिएट किया जाता है। अगर आपको एक्सपीरियंस भी है और आप अपने स्किल्स को भी हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप अपना हाइब्रिड और कॉम्बिनेशन टाइप का जो रिज्यूमे है वो आप अपना यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस टाइप के रिज्यूमे में भी आपका जो ग्रेटर फोकस होता है वो वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर ही होता है, लेकिन आप स्किल्स को भी यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। द टिपिकल सेक्शंस वुड बी सेम, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, स्किल समरी, एडिशनल स्किल्स, एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, वो सारे सेम होते हैं। Functional resume can have zero or minimal work history, while a combination resume puts equal emphasis on both. एक एक हाइब्रिड और कॉम्बिनेशन टाइप के रिज्यूमे में आपकी वर्क हिस्ट्री और आपके स्किल्स दोनों के ऊपर एक इक्वल एम्फेसिस दिया जाता है। The combination resume is for candidates with excessive work experience who need a way to emphasize more work experience and skill with less space. अगर आप अपने वर्क एक्सपीरियंस और स्किल्स दोनों को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाइब्रिड और कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ रिज्यूमे इज बेस्ट फॉर यू। प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन रिज्यूमे जो होता है वो आपके एक्सपीरियंस और स्किल्स दोनों को आसानी से रिप्रेजेंट करने में आपकी मदद करता है। Useful for very senior professionals or executive who need to highlight more than just their work experience. जो बहुत ही अच्छे खासे senior experienced बंदे होते हैं उनके लिए ये फॉर्मेट बहुत अच्छा होता है। कॉन्स क्या होते हैं? As with the functional resume format, applicant tracking system have difficulties reading combination resumes. Applicant tracking system जो होते हैं वो बेसिकली आपके combination resumes को भी रीड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं। If you are a recent graduate or don't have much work experience, this resume format is not for you. अगर आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो ये फॉर्मेट आप यूज मत कीजिए, आपके लिए बेसिकली फंक्शनल फॉर्मेट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। आपका प्रोफेशनल स्किल्स आप सबसे पहले इसमें हाईलाइट करते हैं एंड देन आप अपने वर्क एक्सपीरियंस पे आते हैं, जिसमें कि आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीजों का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। नाउ कमिंग टू द नॉन ट्रेडिशनल रेज्यूमेस। नॉन ट्रेडिशनल रेज्यूमेस क्या होते हैं? Traditional resumes generally do not have the scope of using visuals, illustrations such as graph, pictures, expressions, etc. जो traditional resumes होते हैं उसके अंदर आप बहुत ज्यादा कलरफुल ग्राफ्स, पिक्चर्स, विजुअल्स ये सब चीजें यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल टाइप के resumes होते हैं वो आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर पे अगर आप उनको यूज करते हैं, बिकॉज दे आर फ्री टू यूज विजुअल्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स, एक्सप्रेशंस, वीडियोज, इवन दे कैन यूज सो मेनी थिंग्स, राइट? However, both traditional and non-traditional resumes have their own pros and cons. Traditional और non-traditional दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। तो सबसे पहला नॉन ट्रेडिशनल रिज्यूमे होता है आपका लिंक्डइन। फॉर एग्जाम्पल आपका लिंक्डइन आपकी एक सोशल साइट है जो आपको एक प्रोफाइल बनाने का आपको मौका देती है, एक अपॉर्चुनिटी देती है। और इस प्रोफाइल को बनाने के बाद आप अपने जैसे इंटरेस्ट वाले अपने प्रोफेशन से बिलोंग करने वाले काफी सारे प्रोफेशनल्स से आप नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अगर वो आपके फील्ड में इंटरेस्टेड है और आपके ही प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे आपको एक प्रोफेशनल ग्रुप मिलता है जिसके थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी एनहेंस कर सकते हैं, आप अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं और आप अपनी जो ग्रोथ है उसको आप एम्पलीफाई कर सकते हैं। काफी सारे लोगों के कनेक्शन में जब आप होंगे तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज आसानी से आप सर्च कर सकते हैं। तो ये लिंक्डइन जो होता है एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है आज के टाइम पे देखा जाए तो आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से नेटवर्क बना सकते हैं। द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर में गेट टू सी योर प्रोफाइल ऑन सर्च। और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर जो हैं उनको आपको रिज्यूमे भेजने की जरूरत भी नहीं होती, वो सर्च करके आपके प्रोफाइल को खुद से ही वो आपका प्रोफाइल देख सकते हैं कि आपकी क्या क्या स्किल्स हैं, क्या आपके लाइसेंसेस हैं, क्या आपकी एजुकेशन है, कितना आपका वर्क एक्सपीरियंस है, सब कुछ आपके लिंक्डइन पे अवेलेबल होता है, ठीक है। यहाँ तक कि आप उसमें वीडियोस भी डाल सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स भी डाल सकते हैं, काफी सारी चीजें आप उसके अंदर डाल सकते हैं। यू कैन रिक्वेस्ट पीपल टू रिकमेंड यू फॉर एन एडमिशन, असाइनमेंट, जॉब। और यहाँ पे आप अपने जो आपके कोवर्कर्स हैं या फिर आपके सीनियर्स हैं आप उनसे रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। अगर आपने अच्छा काम किया है तो वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं, जिसको कि आपका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर आसानी से पढ़ सकता है। तो इट्स अ वेरी गुड टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपने प्रोफाइल को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अपना यहाँ पे प्रोफाइल दिखाया गया है। ये मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल है जिसमें मैंने अपनी काफी सारी चीजें इंक्लूड की हुई हैं। मैं ऑनलाइन भी आपको अभी इसको दिखा देता हूँ। अगर हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो देन वी कैन गो टू द
तो अगर आप देखें तो ये मेरा बेसिकली लिंक्डइन प्रोफाइल है, जिसमें मेरा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, मेरा यहाँ पे प्रोफेशनल टाइटल लिखा हुआ है। इसके अलावा मैं यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ, मेरी एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज मैं करता हूँ, यहाँ पे मेरे बारे में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिखी हुई है। मेरा एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस के बाद मैंने कहाँ से एजुकेशन ली है, मेरे लाइसेंसेस कौन कौन से हैं, वो सारे लाइसेंसेस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। मेरा वॉलंटियर एक्सपीरियंस क्या है, स्किल्स एंड एंडोर्समेंट क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। तो बेसिकली देखा जाए तो ये आपका एक बहुत अच्छा प्रोफाइल होता है, जिसपे आपका जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो ये आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल होता है। आगे बढ़ते हैं। नॉन ट्रेडिशनल रिज्यूमे में दूसरे टाइप जो होते हैं, थर्ड नंबर के जो टाइप्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके इन्फोग्राफिक रिज्यूमे। इन्फोग्राफिक रिज्यूमे बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, इन्फोग्राफिक, इंफॉर्मेशन एंड ग्राफिक्स। तो जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को ग्राफिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपके इन्फोग्राफिक रिज्यूमे कहलाते हैं। These visuals can be photographs, chart, graph, diagrams, tables, etc. कुछ भी हो सकते हैं ये आपके, which can provide information about your personality, skills and achievements. ठीक है? The non-traditional form of resume can accommodate a lot of information in much lesser space than that in used by the traditional resumes. इन्फोग्राफिक रिज्यूमेस के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को बहुत कम स्पेस में प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन को कम स्पेस में प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आपके इन्फोग्राफिक रिज्यूमेस होते हैं। ये इन्फोग्राफिक रिज्यूमेस जैसा आप सामने देख सकते हैं, दो रिज्यूमेस आपको मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ये बहुत ही कलरफुल और बहुत ज्यादा प्लेफुल टाइप के होते हैं, जिसके अंदर आप सारे इन्फॉर्मेशन को एक डेटा की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बट हमेशा याद रखिए, ये इन्फोग्राफिक रिज्यूमे जो होते हैं ये हर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं करते। अगर आप एक बहुत ही प्रोफेशनल सेटअप पे काम करते हैं या पोस्ट प्रोफेशनल सेटअप में काम करते हैं, उस सिचुएशन में इन्फोग्राफिक रिज्यूमेस कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ लिटिल बिट फंकी और कैन बी कंसिडर्ड टू बी लिटिल बिट इनफॉर्मल। तो हमेशा ये इन्फोग्राफिक रिज्यूमे आप हर जगह पे यूज नहीं कर सकते। इनकी कुछ स्पेसिफिक जगह होती है, जैसे अगर आप फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं वहां पे आप यूज कर सकते हैं, अगर आप एक गेमिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं वहां पे आप यूज कर सकते हैं। सो देयर आर सम सर्टेन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज जहां पे इनको यूज किया जा सकता है। ये भी आपके दूसरे कुछ एग्जांपल्स हैं इन्फोग्राफिक रिज्यूमे के, तो आप वीडियो को पॉज करके इनको चेक कर सकते हैं, या फिर आप नोवा रिज्यूमे की साइट पे जाके भी आप इनको चेक कर सकते हैं। देन कम्स योर पोर्टफोलियो रिज्यूमे। पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट और मटेरियल व्हिच सर्व्स एज अ रिकॉर्ड ऑफ आवर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड अ प्रूफ ऑफ योर परफॉर्मेंस। आपने जो कभी पास्ट में परफॉर्मेंस की हो, या कोई भी आप मान लीजिए एक आर्टिस्ट हैं तो आपने बहुत सारे आर्ट्स क्रिएट किए होंगे। अगर आप एक फोटोग्राफर हैं तो आपने फोटोग्राफ आपने बहुत सारे क्लिक किए होंगे। अगर आप एक फैशन डिजाइनर हैं तो आपने डिजाइन्स बनाए होंगे। तो उन सब चीजों का एक कलेक्शन, उनके फोटोग्राफ्स का या उनके कलेक्शन जो होता है वो बेसिकली आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। फॉर इंस्टेंस, ये पोर्टफोलियो में कंटेन योर लेटेस्ट सीवी। लेकिन हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो उस केस में भी आप अपनी एक फाइल बना सकते हैं, जिसमें आपका एक सीवी हो सकता है, आपके डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेट्स जो आपने अटेन किए हैं, आपकी जो वीडियोज हैं, आपके जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए आपकी पिक्चर्स, आपके वर्क की पिक्चर्स या फिर आपके किए हुए काम की पिक्चर्स जो है वो सब मिला के आपका एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो इज लाइक वेरी वाइड थिंग, जिसमें आपका सीवी भी इंक्लूडेड होता है, उसके अलावा भी काफी सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियोज कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड एंड शेयर्ड विद योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स। आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स जो हैं उनसे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियोज भी शेयर कर सकते हैं। ये आपके पोर्टफोलियोज के बिगिनिंग जो पेजेस हैं, पोर्टफोलियो रिज्यूमे के जो पेजेस हैं, उनके आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। बट दीज टाइप ऑफ रिज्यूमेज आर नॉट फॉर एवरीबडी। वंस अगेन, इस टाइप के रिज्यूमेज भी आप कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे आपकी कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री हो गई, फोटोग्राफी इंडस्ट्री हो गई, या फिर आप किसी ऐसे फील्ड में काम करते हैं जो कि आर्टिस्टिक फील्ड से बिलोंग करता है, वहां पे आप उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका पोर्टफोलियो रिज्यूमेज है। Now coming to the video resume, which are the like fourth type of resume. वीडियो रिज्यूमे आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, खासकर कोविड की सिचुएशन के बाद, जिस समय पर्सनल इंटरव्यू के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना या फिजिकली रिज्यूमे को आपका पोस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था। तो वीडियो रिज्यूमेज आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑप्शन। वीडियो रिज्यूमेज बेसिकली आपकी शॉर्ट वीडियोज होती हैं जिनको आप क्रिएट करते हैं, और ये शॉर्ट वीडियोस में आप खास बात ये होती है कि आप इसमें अपने फोटोग्राफ्स भी डाल सकते हैं, आप अपने अचीवमेंट की वीडियोस भी इंक्लूड कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट की ये वीडियोस क्रिएट होती हैं, और ये बहुत ही एक अच्छा, ये समझ लीजिए एक मेथड है
जिससे कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को, अपने रिक्रूटर को, एंड दैट पर्सन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड इनफ टू कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू, राइट। तो वीडियो रिज्यूमे के अंदर आपका बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आप वीडियो रिज्यूमे बनाना चाहते हैं तो प्लान थॉरोली। सबसे पहले कि आप अपने वीडियो को प्लान कीजिए। सबसे बिना प्लानिंग के अगर आप वीडियो बनाएंगे तो इट विल ऑलवेज एंड अप एज अ, यू कैन से, like very bad video. It will not be very impressive. तो उसको प्रॉपर तरीके से प्लान कीजिए कि आप उसमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहते हैं। रिहर्स स्पीकिंग, जो भी आप उसमें बोलना चाहते हैं उसको रिहर्स कीजिए बार बार, वो भी एंथुजियाज्म के साथ। एंड टेक केयर ऑफ अपीयरेंस, वियर प्रोफेशनल अटायर। जब आप बोल रहे हैं रिज्यूमे में, ये नहीं है कि आप एक बहुत ही इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं और आप एक बहुत इनफॉर्मल तरीके से आप अटायर अपना मतलब गेटअप में बैठे हुए हैं। इट डजंट वर्क। लुक इनटू द कैमरा व्हाइल प्रिपेयरिंग द वीडियो। जो भी आप वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो को बनाते टाइम कैमरा में देखिए, बिकॉज व्हेन यू लुक एट कैमरा, व्हेनेवर somebody watches it your video, it appears as if you are looking at them, right? Record your video in a quiet place where no background noise is available. कोई background noise नहीं होनी चाहिए, otherwise it can create, a huge distraction. कीप इट शॉर्ट, जितना सिंपल और शॉर्ट उसे रख सकते हैं उसको रखिए। डोंट स्पीक फास्ट, ज्यादा तेज बोलने की कोशिश मत कीजिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट 2 से 3 मिनट में डिलीवर कर दूं, नहीं, वो एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। बिगिन बाय टेलिंग योर नेम एंड करंट पोजीशन। आप अपने नाम और करंट पोजीशन को बताते हुए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कीजिए, जैसे आपका रिज्यूमे स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी तरीके से। प्रेजेंट द हाइलाइट्स ऑफ योर रिज्यूमे, जो भी आपके रिज्यूमे के हाइलाइट्स हैं उनको प्रेजेंट कीजिए। एंड से व्हाई यू आर द बेस्ट फॉर द असाइनमेंट एंड पोजीशन अप्लाइड, और उन क्वेश्चंस का आंसर कीजिए जो एक रिक्रूटर के दिमाग में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रिक्रूटर सोच सकता है कि व्हाई शुड आई हायर यू, सो ऑलवेज ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन इन द वीडियो रिज्यूमे। कंक्लूड बाय थैंकिंग। आप हमेशा अपने जब भी आप वीडियो को एंड करें तो उसमें थैंक्स करते हुए आप अपनी वीडियो को कंक्लूड कीजिए। वंस रिकॉर्डेड, व्यू इट केयरफुली एंड आस्क फॉर योर फ्रेंड्स टू रिव्यू इट। सबसे पहले वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए और अपने फ्रेंड से एक रिव्यू मांगिए, एक रिकमेंडेशन मांगिए कि क्या ये वीडियो सही है या नहीं है। क्रिएट अ लिंक टू योर वीडियो एंड मेंशन दिस लिंक इन योर ट्रेडिशनल एंड अदर रिज्यूमेज। अगर आप ट्रेडिशनल रिज्यूमेज भी कहीं पे शेयर कर रहे हैं तो उसमें भी आप अपना लिंक, अपनी वीडियो रिज्यूमे का लिंक जो है वो उसके अंदर डाल सकते हैं। बिलीव मी, वीडियो रिज्यूमेज आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट फॉर योर ट्रेडिशनल रिज्यूमेज। अगर आप वीडियो रिज्यूमे क्रिएट करते हैं, इट कैन डेफिनेटली गिव यू द बेस्ट आउटपुट। एग्जाम्पल वीडियो रिज्यूमे का मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एक मैंने लिंक यहाँ पे यूट्यूब पे कॉपी किया है, तो मैं इस लिंक के थ्रू आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। Hello, I'm Ayush Mundra from Indore, a place well known for its cleanliness and food. Being born and brought up in a joint family, importance of teamwork and valuing others is something I learned at a very early age. I'm a commerce graduate from DAVV University and currently I'm pursuing PGDM in Marketing and Operations from IMT Hyderabad. Here in college, I, with 2 of my friends, have managed to make a name for us by winning more than 5 national level case study competitions. These competitions have really helped me in improving my problem solving and analytical skills. Besides this, we have also started an in-house startup called Hostel Chatovare, which deals into midnight food cravings. This startup has helped us to understand the functioning of concepts like bottlenecks, positioning, product bundling, and inventory management in real life businesses. After teaching at a government school, I got the opportunity to prove my leadership and marketing skills by handling Indore operations of Indus Action as a campaign associate, where I managed a team of 8 people for policy promotion and implementation of RTE. My work there revolved around networking with government and private institutions and identifying cost-effective and creative ideas to promote the campaign. During my 2 months tenure, I was able to increase the leads from 26,000 to 41,000 and improving the conversion rate from 49% to 52%. Recently, in spite of getting my internship offer revoked from Amazon, I managed to secure an internship with UniInfo Telecom Services, a telecom solution provider with clientele including Jio and Samsung. Majorly, my work revolved around MS Excel to create automated dashboards for improving efficiency by using advanced features like lookups and macros. I received the Best Intern Award for my contributions and have been recently contacted to give consultancy for implementing ERP systems in the company, which was one of my own suggestions. Thank you. सो आई होप कि आपने देखा होगा, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो रिज्यूमे परफेक्ट था। इस वीडियो रिज्यूमे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी जिनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इट कुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर स्मूदर,
वहां पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता था। सो वीडियो रिज्यूमे लेकिन अपने आप में एक बहुत अच्छा टूल होता है जहां पे आप जो मन चाहे, बिकॉज जो आपका एक ट्रेडिशनल रिज्यूमे है उसके अंदर आप सारी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो रिज्यूमे में आप जितनी इंफॉर्मेशन चाहे 2 मिनट के अंदर आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से उसको डिलीवर कर सकते हैं। सो दिस वाज द वीडियो रिज्यूमे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस फर्स्ट पार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको रिज्यूमे के फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ा सी क्लैरिटी जरूर आई होगी, कितने टाइप के रिज्यूमे होते हैं, कौन कौन से तरीके से हम रिज्यूमे बना सकते हैं। आगे वाला जो लेक्चर है पार्ट 2 जो है उसके अंदर हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कि रिज्यूमे को क्रिएट कैसे किया जाए और कैसे आप अपना परफेक्ट रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। इफ यू रियली वांट टू कनेक्ट मी डायरेक्टली यू कैन कनेक्ट थ्रू व्हाट्सएप और टेलीग्राम, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. Thanks for watching. Please like, subscribe and share if you like the video, and also share with your friends so that they can get benefited. Thank you so much, my dear students. See you in the next lecture.